इसमें सबसे पहले इनकी परिभाषाएं हैं तीनों की, अम्ल की, क्षार की और लवण की। लवण की परिभाषा की हम बाद में बात करेंगे, पहले अम्ल और क्षार की। कुछ परिभाषा नॉर्मल जो सामान्य है वो आपको पता ही है, कि जैसे ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। ये छोटी क्लासों की परिभाषा थी, लेकिन ये एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। हमें मेनली देखना है कि अम्ल की जो वैलिड परिभाषा है वो कौन सी है। तो वो तीन जनों ने दी थी। फर्स्ट दी थी आरेनियस ने, सेकंड नंबर पर बात आई ब्रोस्टेड लोरी, और थर्ड नंबर पर लुइस। इसने बोला था कि ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन जलीय विलयन में देते हो, यानी कि पानी में घोलने पर अगर वो H प्लस आयन प्रोवाइड करते हो तो वो अम्ल है। सेम ही चीज इसने बोली कि H प्लस आयन की जगह अगर OH माइनस आयन दे तो वो क्षार है। बस इसकी और ब्रोस्टेड लोरी की परिभाषा लगभग सिमिलर थी, बस एक चीज को छोड़कर। इसने बोला H प्लस आयन है, जबकि इसने बोला H प्लस है। जिसने इसको H प्लस आयन ना बोलकर एक अलग नाम दिया, इसने बोला प्रोटॉन। कि जो लोग, जो पदार्थ प्रोटॉन को दान करते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल है। बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोटॉन है और ये आयन है। और इसी का उल्टा बोला कि जो H प्लस को ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं इसमें, कि जैसे अगर फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल की बात करें तो HCl है, पानी में घुलने के बाद H प्लस और Cl माइनस देता है एक्वस मीडियम में, तो ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। उसी तरीके से NOH है, KOH है, कुछ भी, इसको पानी में घोलने पर ये Na प्लस और OH माइनस देता है। ये माइनस दे रहा है तो इसका मतलब ये क्षार है। सेकंड वाले के एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड वाला एग्जाम्पल में साथ में ही अगर हम H2O प्लस NH3 को ले लें तो इसको लेने पर ये अपने में से H प्लस, क्योंकि पानी के अंदर H और OH होता है, H प्लस का होता है और OH माइनस का होता है, ये H प्लस इसको डोनेट करता है। इसने H प्लस का दान किया, जैसे ही दान किया तो ये तो बन गया NH4 प्लस का, और इसके पास में केवल OH माइनस बच गया। अब यहाँ जो इसने दे दिया तो इसने तो H प्लस का दान किया, इस वजह से ये अम्ल है, और इसने H प्लस का ग्रहण किया, इस वजह से ये क्षार है। ये अम्ल था, यानी अम्ल वो होते हैं जिसके पास H प्लस प्रेजेंट होते हैं, और क्षार वो होते हैं जिसके पास में H प्लस प्रेजेंट नहीं होता, यानी उसकी कमी होती है। लेकिन जैसे ही उधर गए, अब H प्लस इसके पास आ गए, यानी कि ये अम्ल है, और इसके पास में कमी हो गई, इसका मतलब ये क्षार है। इनको हम केवल अम्ल ना बोलकर इनको बोलेंगे सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार। ये साथ में जोड़े में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार है। तो जिनके ऊपर भी प्लस माइनस का चार्ज हो, और उसमें देख लो जहाँ H प्लस एक्स्ट्रा है वो अम्ल है, और जहाँ H प्लस की कमी है वो क्षार है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 5-6 ऑप्शन देकर कि ये और ये, इसमें से सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार को छांटिए। तो आप इसमें बता सकते हो कि ये वाले अम्ल होते हैं, ये वाले क्षार होते हैं, यानी कि जिनके पास H प्लस प्रेजेंट है, इस दोनों के पास में, इसके पास में भी है और इसके पास में भी है, इनको तो अम्ल बोलेंगे। और जिनके पास में प्रेजेंट नहीं होते, इनमें प्रेजेंट है ये अम्ल है, और जिनके पास प्रेजेंट नहीं होते, कमी होती है, वो क्षार है। ये दो परिभाषाएं इन्होंने दी, लेकिन ये परिभाषाएं कहीं पर वैलिड होती है, कहीं पर नहीं होती। जैसे कुछ एग्जाम्पल ये हैं जिनके अंदर H प्लस या OH माइनस होते ही नहीं है, जैसे NH3 है। अब सीधा पूछ ले कि NH3 अम्ल है या क्षार है, तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये H प्लस देता ही नहीं है, ना H प्लस लेता है। अगर पानी के साथ होता है तब तो ये H प्लस लेता है, जैसे यहाँ लिया था। ये पानी के साथ है ही नहीं। अगर इसकी रिएक्शन BF3 के साथ करवा दे तो दोनों के पास तो ना तो H प्लस का दान होगा, ना ही H प्लस ग्रहण होगा। ऐसी इसको बताएंगे, इसको अम्ल बोले कि इसको अम्ल बोले, या इसको क्षार बोले, इसको क्षार बोले, किसको अम्ल या क्षार कहा जाए।
उस कंडीशन में एक नई परिभाषा दी गई जो थी लुईस लुईस ने H प्लस की जगह पर इलेक्ट्रॉन युग्म के बाद, इसको शॉर्ट में लॉन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इन्होंने बोला कि जो पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है वो क्षार होता है, और जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पास में दान करने वाला है या नहीं है, उसके लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है और ये पता करना है इनके पास में लोन पेयर होता है या नहीं। जो जिसके पास होगा वो दान करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो ग्रहण करेगा, यानी कि जिसके पास कमी होगी ग्रहण करेगा, जिसके पास में अधिकता होगी वो दान देगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, NH3 नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो, यानी इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें इसकी बात करनी है। तो नाइट्रोजन है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 नंबर पर आता है। इसका परमाणु करना साझेदारी के दौरान ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये अपना स्टेप कंप्लीट करते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा बचे, जो एक्स्ट्रा बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर है तो ये करेगा दान, इसका मतलब ये होगा छाट। ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करता है, जब एक साइड से बॉन्ड दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं उपसहसुलिकता। इस BF3 के बीच में और NH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा जो होगा उप सह संयोजक। इसने दान दिया तो ये क्षार, इसने ग्रहण किया तो ये अम्ल। तो ये अम्ल क्षार की 3 बड़ी वस्तुएं हैं। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जवाहरलाल? वापस अनम्यूट कर सकते हो। चलो, आवाज आ रही है? लोकेश, रवि, जतिन, रेणुका, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? कब बंद हुई? कब बंद हुई थी आवाज? पहले आ रही थी, बंद कब हुई? ये इतना करवाया, ये समझ में आया? ये इतना समझ में आया? हेलो?
बेटा आप अपनी आवाज बंद रखो तब मेरी समझ में आएगी। मैंने यही पूछा ना कब बंद हुई। हाँ, लुइस वाला उससे पहले तो आ रही थी। ठीक है, तो लुइस वाला बताना है या फिर चल जाएगा? क्या चीज? एग्जाम्पल क्या? देखो, एग्जाम्पल में बस यही ध्यान में रखना है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, हमें इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा सीधी परिभाषा से, एक दे देगा आपको कि 8 या 10 ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे दे दिया NH3 दे दिया, ACl3 दे दिया, AlCl3, BF3 दे दिया। आ रही है आवाज? बेटा एक जना खुला रख लो माइक, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि आवाज आ रही है नहीं। हाँ, ठीक, ठीक है। तो जैसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दिए, H2O दे दिया और HCl दे दिया, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से अम्ल है और कौन से क्षार है। तो इसके बारे में तो आप बता सकते हो ये अम्ल है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है HCl अम्ल होता है। इनके बारे में कैसे पता करोगे? तो उसके लिए लुइस ने एग्जाम्पल दिया। लुइस ने ये बोला कि जिसके पास में अष्टक कंप्लीट हो, अष्टक कंप्लीट होने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है, मतलब अपनी बॉन्ड बनाने, जितना बॉन्ड बनाना है इसने बंद बना लिए, बनाने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो बॉन्ड में भाग नहीं आ रहे, तब वो क्षार है। और अगर बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अम्ल है। कमी होगी तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से ग्रहण करेगा। नीचे का दिख रहा है ना, ग्रहण करेगा। जहां से ग्रहण करेगा तो उसको कोई ना कोई देने वाला भी होगा, जो देगा वो क्षार होगा, जो ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा। तो इसने यही बोला कि जो लोन पे दान करता है वो क्षार है, और जो लोन पर ग्रहण करता है वो अम्ल है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब इसमें हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें तो सीधा एग्जांपल देखना है। एग्जांपल में बस यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखो। नाइट्रोजन है NH3 की फॉर्म में, टोटल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज में लेता है। तो इन्होंने तो अपने बॉन्ड बना लिए, इसने भी अपना स्टक कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा में है, तो ये लॉन पेयर के रूप में, यानी इसके पास में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। लॉन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इसको दे सकता है। जब ये देगा तो इसने दान किया, ये क्षार है, और इसने लिया तो ये अम्ल है। अब इसमें भी हमें पता करना हो कि कौन सा अम्ल है या क्षार है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो। जैसे अगर हमें पूछ लिया जाए PCl3, इसका पूछ लिया कि PCl3 क्या है, तो PCl3 देख लो, P और Cl3। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 5 होता है। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो P के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन। 3 Cl के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज में आ जाते हैं, और 2 बच जाते हैं, यानी इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। लॉन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्षार है। इसके पास लॉन पेयर था, ये क्षार है। इसके पास लॉन पेयर है, ये क्षार है। अगर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे AlCl3 है, ये 13 नंबर पर आता है, तो 13 पर अगर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 3, यानी इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी टोटल मिलाकर इसके पास में 6 ही हुए, और होने कितना चाहिए 8। 2 की कमी है, और जिसके पास कमी होती है वो अम्ल है। उसी तरीके से ये भी है, ये 5 नंबर पर आता है, तो इसमें भी 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर सेल में 3 3 बॉन्ड बनाने में यूज में लिए 6, तो ये वाला कमी है, इसलिए ये क्षार है। और जब ये ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन इससे, तो जब भी कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा नहीं देता, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर B और N के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको बोलेंगे उपसहसंयोजक बंध। कोई दिक्कत?
तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे और एग्जाम्पल देकर बोलेगा कि इसमें से आप अम्ल और क्षार को छांटो। तो ये तो आप छांट लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कौन से हैं, तो उसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो ध्यान में रखनी है ब्रोस्टेड लोरी से, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको छांटने के लिए बोल दिया जाए कि निम्न में से अम्ल कौन से हैं, निम्न में से क्षार कौन से, और निम्न में से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कौन से, तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि जिसके पास में H+ आयन होता है वो अम्ल होगा, और जिसके पास में H+ आयन नहीं होगा वो क्षार होगा। H+ आयन होने के बाद में भी अगर कोई पदार्थ पॉजिटिव आयन में प्रेजेंट है, जैसे NH4 पॉजिटिव आया, तो ये भी एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन ये कैसा होगा, संयुग्मी। और जिसके पास में नहीं होगा वो नेगेटिव चार्ज में होगा, तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो क्षार होंगे और संयुग्मी होंगे। तो एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी। दूसरी, लॉन पेयर लेने वाला अम्ल होता है, लेकिन जब वो लॉन पेयर ले चुका है तब वो संयुग्मी क्षार है। यानी कि जो पदार्थ तीर के इस तरफ अम्ल में काउंट होगा वो तीर के उस तरफ संयुग्मी क्षार में काउंट होगा, और उसी तरीके से जो इस तरफ क्षार है वो उधर जाने के बाद में संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, बताऊं या चल जाएगी? ठीक है। इसके बाद में एक और परिभाषा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है लवण की। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषा में कुछ भी नहीं है, संयुग्मी अम्ल। हम दोनों तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, ब्रोस्टेड लोरी से भी और लुईस से भी। तो संयुग्मी अम्ल की अगर परिभाषा दें तो परिभाषा ये होगी कि वह क्षार जो पहले क्षार थे H+ ग्रहण करने के पश्चात संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। तो अभी जस्ट बोला ना कि जो पदार्थ अम्ल होगा बाद में वो संयुग्मी क्षार बन जाएगा, और जो पदार्थ क्षार होगा वो संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। तो परिभाषा यही होगी कि वह अम्ल जो H+ ग्रहण करने के बाद, क्योंकि H+ दान दान करने वाले और लॉन पेयर ग्रहण करने वाले अम्ल होते हैं। ये तो परिभाषा है। अगर अम्ल की परिभाषा पूछे तो ये होगी H+ दान देने वाले अम्ल है, लॉन पेयर ग्रहण करने वाले अम्ल है। लेकिन अगर इसकी पूछे तो ये इसकी परिभाषा होगी वह अम्ल जो H+ दान करने के पश्चात संयुग्मी क्षार कहलाते हैं, वह अम्ल जो लॉन पेयर ग्रहण करने के बाद संयुग्मी क्षार कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से परिभाषा कि जो H+ को ग्रहण करते हैं या लॉन पेयर को दान करते हैं, दान करने के पश्चात संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। कोई दिक्कत? जवाहरलाल क्या कर रहा है? तेरे पास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तू कहाँ बैठा, बाहर बैठा है क्या? रोड में, रोड पे बैठा है क्या? तो इतना शोर। घर पे अभी तक काम चल रहा है क्या तेरा? अच्छा चलो,
इसके बाद में आगे है लवण की परिभाषा कि लवण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा तो सिंपल सी है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो पानी बनाते हैं। पानी के अलावा एक और पदार्थ बनाते हैं जिसको लवण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है कि अगर अम्ल प्रबल हो और क्षार भी प्रबल हो या दोनों दुर्बल हो, दोनों सेम सेम हो, दोनों प्रबल हो या दोनों दुर्बल हो, तो इनसे मिलकर जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। उसी में से अगर ये फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप का कि अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, उससे अगर बनेगा तो उसको बोलेंगे अम्लीय। तो दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो उससे मिलकर जो बनेगा उसको क्षारीय लवण कहेंगे। तो 3 प्रकार का, फर्स्ट उदासीन, सेकंड अम्लीय और थर्ड क्षारीय। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है और सीधा भी। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। 7 ऐसे अम्ल है जो प्रबल है और 2 ऐसे क्षार है जो प्रबल है, बाकी जितने भी हैं वो सारे दुर्बल है। तो 2 क्षार में तो ये ध्यान में रख लो, NOH और KOH। बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे दुर्बल होंगे। और अगर अम्लों का ध्यान में रखो तो अम्ल में सल्फर वाले, क्लोरीन वाले, नाइट्रोजन वाले जितने भी अम्ल होंगे वो सारे के सारे प्रबल होंगे, बाकी सारे दुर्बल है। जैसे सल्फर वाले कौन से, H2SO4, H2SO3, नाइट्रोजन वाले HNO2, HNO3, क्लोरीन वाले HCl, HClO, और एक कार्बन का और है जिसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, H2CO3। तो ये जो अम्ल है ये प्रबल है, ये वाले प्रबल है, बाकी जितने भी है वो सारे के सारे दुर्बल है। जैसे लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एक्सेट्रा। क्षार में भी बाकी जितने भी है, मैग्नीशियम का क्षार हो गया, MgOH, COOH, या और कोई सा भी पदार्थ जो क्षार में काउंट होगा वो सारे के सारे दुर्बल क्षार होंगे। प्रबल और दुर्बल की भी परिभाषा पूछी जाती है कि प्रबल कौन से होते हैं, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूर्ण आयनित होते हैं, वो प्रबल है। और जो पूर्ण आयनित नहीं होते वो दुर्बल है। उसके अलावा 2 और पूछी जाती है, सांद्र और तनु क्या होता है। तो सांद्र का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा तो ज्यादा होती है लेकिन पानी की मात्रा कम होती है। और तनु वो होते हैं जिसमें पानी एक्स्ट्रा हो और क्षार और अम्ल की मात्रा कम हो। कोई दिक्कत? दिख रहा है सबको? चलो हटाओ ये।
इसके बाद क्षार, अम्ल और लवण की कुछ बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी का मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे डेली यूज में आता है और हम उनको किस नाम से जानते हैं। जैसे HCl है, उसको किस नाम से जानते हैं। H2SO4 को किस नाम से जानते हैं। HNO3 को किस नाम से जानते हैं। CH3COH को किस नाम से जानते हैं। या फिर और कोई से भी अम्ल है या क्षार है, NOH हो गया, KOH हो गया, MgOH हो गया, CaOH हो गया, लवण है, NaCl है, KCl है, इनको किस नाम से जानते हैं, इनका यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है, उस बारे में पूछा जाता है। तो जैसे ये है, इसको हम लोग का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। इसका और इसका जब अनुपात मिलाया जाता है 3:1 में, 3 HCl और 1 में HNO3, तो इसके मिश्रण को बोला जाता है एक्वा रेजिया। हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल राज। बस इतना सा फर्क है, इसको बोला जाता है अम्लों का राजा और इसको बोला जाता है अम्लराज, एक्वा रेजिया। याद रखने के लिए ये ध्यान में रखो कि 3 इधर है, क्रॉस में 3 है, एक इधर है, क्रॉस में 1 है, उल्टा है। जिसके नीचे 3 है उसका 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके लिए 3 तो इसके मिश्रण को एक्वा रेजिया, इसका यूज किया जाता है सोने को पिघलाने में। उसके अलावा इनके भी पूछा जाता है, जैसे इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, इसको साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे हैं। खनिज और कार्बनिक अम्ल पूछा जाता है कि कौन से होते हैं, कार्बनिक कौन से है, खनिज कौन से हैं। तो कार्बनिक हमने 8वें चैप्टर में कंप्लीट पढ़ रखा है, कैसे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने हुए हो और साथ में जिनका निर्माण सजीवों के द्वारा किया जाता है या सजीवों के शरीर में होता है, उनको कार्बनिक कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर बनने वाले जितने भी अम्ल, जैसे सिट्रिक हो गया, लैक्टिक हो गया, मैलिक हो गया, उसके अलावा जो फलों से, किसी जीव से या मानव से प्राप्त होते हो, उन सारे अम्लों को तो हम बोलेंगे कार्बनिक। उसके अलावा जो खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक है, ये सारे, ये कार्बनिक है, क्योंकि ये एसिटिक, सिरके में प्राप्त होता है। इतनी दूर तक चैप्टर देख लेना, कोई डाउट हो तो वापस बोल देना। कल इसी का आगे वाला पार्ट और उसके बाद में जो है इसी का टेस्ट परसों। टेस्ट 2 में होगा, एक होगा ऑप्शनल जिसमें अबसद वाले क्वेश्चन आएंगे, वो केवल उस चैप्टर के होंगे जिसके पेपर में आते हैं, और जिसमें पेपर में अबसद वाले क्वेश्चन नहीं है उसमें सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन अबसद के आते हैं शायद, देख लूँगा, देख के अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाऊंगा, वरना सब्जेक्टिव। तो पेपर होगा इसका परसों, परसों इसी चैप्टर का टेस्ट। कल इस चैप्टर की एक और क्लास लगेगी, कल ही चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी दूर तक वापस देख लेना। इसके जो दैनिक जीवन में उपयोग हैं वो सारे और इनके गुण, कल पीएच स्केल से स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक बाकी है, पीएच स्केल और बाकी 5-7 जो कंपाउंड है, जैसे हाँ उन यौगिकों के बारे में, बस 2 ही टॉपिक हैं। और अगर बोलो तो कल ही ले ले इसका टेस्ट। नहीं अभी तो होगा नहीं, अगली भी क्लास है 12th की। नहीं टाइम मैं ना क्लास से 1 घंटा पहले अपडेट कर दूंगा कि कितने बजे क्लास रहेगी। हाँ वो चार्ज रखा करो, अब पबजी कम खेला कर। हाँ तो जो भी खेलता है वो कम खेला कर, ठीक है। मिलते हैं कल।